संडे तो ऑफ था ना आपका, रिवीजन की होगी आप लोगों ने। हाँ जी विशाल जी, आप बताना टीम टीचिंग क्या होता है। आवाज आ रही है? हाँ जी विशाल जी, आ रही है। मैम इसमें क्या होता है कि टीम टीचिंग में एक ही टॉपिक को एक ही क्लास में एक से ज्यादा टीचर समझाते हैं, और इसमें बच्चों को मतलब एक ही टॉपिक पे टीचर तैयार करके आते हैं, उसको समझाते हैं। मैम इसका मेरिट ये है कि बच्चों को, एक आदमी जैसे कि बोर्ड पे कुछ लिख रहा है तो दूसरा आदमी बच्चों को गाइड करता है कि ऐसे करो ऐसे करो। और इसमें बच्चों को जो होता है, बच्चों को मतलब विशेष ध्यान दिया जाता है, और इसमें कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। और सब सब जहाँ हम लोग को 15 टीचर रखने हैं तो वहाँ 30 टीचर रखने पड़ेंगे ऐसे, और इसके मैम कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। और मैम एक ही टॉपिक के लिए मैम थॉट कभी कभी क्या होता है, टीचर मैच नहीं करते हैं, कोई किसी का पढ़ाने का तरीका होता है, तो मैम ये डिसएडवांटेज है। थैंक यू विशाल जी। हाँ जी, अब मेरे को कोई बताएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। पहले बताओ ब्रेनस्टॉर्मिंग किसके अंदर आता है, टीचर सेंटर्ड है या मिक्स के अंदर है। मैम मिक्स के कमेंट अंदर। करके ही बता दो, है ना। मिक्स के अंदर है मैम। इसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसको सुलझाने के लिए सबको अपने अपने सुझाव देने होते हैं, और इसमें सबके सुझाव अलग अलग होते हैं। जैसे हमको राहुल भैया ने एक बार दिया था कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है लव मैरिज, तो बहुत सारे टॉपिक, किसी ने अरेंज बोला था, किसी ने लव बोला था। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। हाँ जी, मेरे को बताना केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। हाँ जी, कोई भी एक अपना हाथ उठाए, है ना, या कमेंट करके बता दें जिसको पता हो। विशाल जी आपने अभी बताया था, कोई और विशाल जी के अलावा। देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा, लेकिन जरूर जवाब देना है आपको, है ना। केस स्टडी के बारे में बताओ क्या होता है। मैं पूछती हूँ चलो फिर आपसे। हाँ जी प्रियंका जी, बताना केस स्टडी के बारे में क्या होता है। केस स्टडी के अंदर क्या करते हैं हम। अरुणा जी आप बता दो। मैम मैं पीडीएफ से नहीं देखी हूँ, मेरे पास एक बुक्स थी उसमें देख रही हूँ, पर मैम मुझे मिल नहीं रहा है, और जब आप बोल रहे थे तो मैं लिख नहीं पाई थी मैं इसको। ओके ओके, कोई बात नहीं प्रेरणा जी। उषा जी आप बता दो केस स्टडी के अंदर क्या था। मैम मैं क्लास में नहीं थी, पर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग है। उस दिन मैं क्लास में नहीं थी, सैटरडे के दिन। हाँ जी। तो केस स्टडी मेरे हिसाब से वो एक सिचुएशन, एक एक्चुअल सिचुएशन को जिसमें डिसीजंस इन्वॉल्व करते हैं, चैलेंजेस इन्वॉल्व करते हैं और इश्यूज जैसे फेस करते हैं, इनको मतलब एक स्टडी की तरह बनाना और इसको एक कैटेगोरिकल वे में प्रेजेंट करना, बिल्कुल इसको केस स्टडी बोलते हैं। एंड ठीक है उषा जी। हाँ जी। मैम मैं बताऊं? हेलो मैम आप म्यूट में हैं। ओके ओके ओके, हाँ जी मीनाक्षी जी आप बताना। स्टडी एक स्टडी होती है जो किसी भी कंडीशन के बाद की जाती है। जैसे कि कोविड हुआ था, तो कोविड का जो अगर हम डाटा लेते हैं तो वो डाटा के थ्रू कि किसको किस पुरानी बीमारी थी उससे रिलेटेड लेके भी हम कर सकते हैं कि कितने डायबिटीज के पेशेंट थे जो इससे इफेक्ट हुए, या किसको लंग्स की प्रॉब्लम थी कि इफेक्ट हुआ, किसी एज ग्रुप भी। केस स्टडी एक पूरा विस्तृत वर्णन होता है किसी भी चीज का कि हम डाटा लेके भी उसको कर सकते हैं। मैम मैं करेक्ट हूँ क्या? हाँ जी मीनाक्षी जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। मैम इसके डिसएडवांटेज ये रहेंगे कि वो डाटा कलेक्शन अगर ट्रूली सही लिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज वो केस स्टडी एक रॉन्ग वे में रहेगी।
अगर अरे वो मैंने तो आपसे क्वेश्चन ही उसमें से पूछ लिया। अरे ये तो गड़बड़ करती मैंने, ये मैंने करवाया ही नहीं, मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हूँ आपसे। कोई बात नहीं मैम, ओके, ठीक है ठीक है, मैम इट्स मैं ओके तब से मैम। यही सोच रहा था कि मैंने किसी से पढ़ा ही नहीं था, हमने फैक्टर ऑफ फैक्टिंग ऑफ टीचिंग वाला पढ़ा था, उसमें यस सब मैम, ये हाँ टॉपिक हाँ। आपका छूट गया था। केस स्टडी नहीं किया था हमने। मैम नोट्स पलट के देख रहा हूँ कि कौन सी क्लास मिस हो गई मुझसे। मेरे को भी, मैंने भी ध्यान दिया। ये जो केस स्टडी वाला टॉपिक है ना आपका, ये आएगा लर्नर सेंटर्ड के अंदर आएगा ये इसमें ना वो आपको एक मिलेगा, मिक्स के अंदर नहीं है, ये लर्नर के अंदर आएगा, वहां से करेक्ट कर लेना इसको, आज करेंगे हम इसको। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन के बारे में बताओ अब। डेमोस्ट्रेशन तो हमने किया था ना। चलो आपने मेरे को बोला क्यों नहीं कि मैडम आपने ये करवाया ही नहीं, आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने बाद में ध्यान दिया। हाँ जी निशा जी, डेमोस्ट्रेशन में। हाँ जी प्रियंका जी, बिल्कुल। डेमोस्ट्रेशन के बारे में बताओ आप। हाँ जी महेश जी आप मैम बताओ। हाँ जी निशा मैम जी बताओ आप। मैम डेमोन्स्ट्रेशन में, डेमोस में ये होता है कि जैसे कोई हम किसी को कुछ करके प्रैक्टिकल साथ में करके दिखा रहे हो, जिससे उसको समझने में इजी रहे। जैसे सिंपल सा आपने एग्जांपल दिया था कि योग के इसमें जैसे हम करते हैं, या किसी भी उसमें किसी भी फील्ड में हम बता रहे हैं, तो साथ के साथ हम प्रैक्टिकल भी उनको इजीली समझाने के लिए दिखा रहे हो। ठीक है निशा जी, चलो मेरे को एक बात और बताओ, ट्यूटोरियल्स में और डेमोस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। किसमें मैम? ट्यूटोरियल्स में और डेमोस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। ट्यूटोरियल हम करते हैं और डेमोस्ट्रेशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा। हाँ जी उषा जी। ये स्मॉल ग्रुप्स के लिए होता है और ये इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब इसमें केयर ले सकते हैं ट्यूटोरियल स्टाइल में। और डेमोन्स्ट्रेशन में ये ग्रुप के लिए बनता है और इसमें वर्बल और एक्शन बेस्ड दोनों होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो जैसे अभी साइंस लैब्स हो, जैसे योगा प्रैक्टिकल्स हो, जहाँ पे हम लोग वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं और कर भी दिखा रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। ट्यूटोरियल में जैसे वन ऑन वन गाइडेंस होता है, जैसे बैठकर हम लोग ये बता रहे हैं कि ऐसे इसको करना है, दैट इज ट्यूटोरियल मेथड वेयर वी आर ट्यूटरिंग। हाँ जी, मेन डिफरेंस क्या है, डेमोस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ हम डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं एग्जैक्टली। अभी तो जैसे मान लो डेमोस्ट्रेशन के अंदर भी कंबाइन कर दिया गया है कि हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि पहले ये करेंगे फिर वो, लेकिन जहाँ पे डेमोस्ट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि सिर्फ आपने एक चीज को परफॉर्म करके दिखा दिया, उसके स्टेप नहीं आपने बताया कि पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। आपने डायरेक्ट एक चीज को सिर्फ बता दिया कि इस तरीके से करना है। लेकिन ट्यूटोरियल मेथड के अंदर क्या है कि हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, है ना, कि पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। एक स्टेप होते हैं, स्टेप ऑफ सीक्वेंस होते हैं। आई एम राइट उषा जी। हाँ मैम, हाँ मैम ट्यूटोरियल्स में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा ना, जैसे जिसको जो प्रॉब्लम आती है हम उसको सॉल्व भी करते हैं, उसके जो जहाँ उसको डाउट्स हैं या कुछ भी है तो हम उसको प्रॉपरली मतलब उसका सॉल्यूशन बताते हैं उसको। मैम मेन चलो डिफरेंस मुझे लग रहा है कि ट्यूटोरियल मेथड में फोकस ज्यादा होता है और इंडिविजुअल नीड्स पर ज्यादा उसमें कंसंट्रेट करते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हर किसी के लिए एक ही तरह डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उधर इंडिविजुअल कुछ मतलब अटेंशन नहीं रहता उसमें। हाँ जी उषा जी, बिल्कुल ठीक। जैसे हम किसी को भी, अब वही हमारे योगा के अंदर हम आसन करके दिखाते हैं ना, तो डेमोस्ट्रेशन में वो चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे वो अपर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट हो, ठीक है, एडवांस लेवल पे हो, सबके लिए सेम ही होता है। लेकिन जब हम अपर लेवल के लिए हम इंटरमीडिएट वाले के लिए अलग करके दिखाएंगे, एडवांस के लिए अलग तरीके से बताएंगे, और जो स्टार्टिंग है बेसिक है उसके लिए अलग तरीके से बताएंगे। तो ये फर्क होता है। ठीक है, चलो फिर आज का कल वाला टॉपिक समझ आया आपको, पढ़ के देखा था, अब मेरे को मैसेज में बताओ फटाफट हाँ या ना। चलो ठीक है, आज आपको घर से क्या काम करके लेके आना है, एक आपके ना केवीएस मैदान की बुक में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड का डिफरेंस होगा, अभी खोल के देखो फटाफट।
बुक नहीं है मनीषा जी, मंगवा लो बुक। फिर कैसे करोगे आप? कुछ एक टॉपिक जैसे अभी अब आप करोगे ना, क्या मैम, ये बोलते हैं राहुल उसको? राहुल सर बोल रहे हैं कि कब से हम ट्राई कर रहे हैं हिंदी, हमारा प्रोसीजर ऑन है। हमको कब से बोल रहे हैं, 2-4 बार हमको कॉल किया, मैसेज किया। हाँ हम हाँ जी उसके मनीषा जी, लिए। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ मैम, बोलो। केवीएस मदान की बुक ना आप ऑनलाइन मंगवा लो, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे आपको वहाँ पे। ठीक है। अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे ना, केवीएस मदान की हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम में आपको करना है, आप बुक मंगवा लो वहाँ पे। हाँ, ये तो नहीं एक वो ही बुक है एग्जैक्ट पेपर बुक। की। वहाँ हाँ ना, पे वो जो एग्जैक्ट। ज्यादातर बुक्स है ना। हाँ जी। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो बोला कि एक साथ पूरे बुक्स मंगाना है, इतने सारे डिस्काउंट, कोई बुक है, बुक पुस्तक महल क्या, वहां से बात किए बोल रहे थे। तो मैं रुकी, एक साथ ही जो 15-20 जो बुक मंगाना है पूरा एक साथ मंगा लो, इसलिए रुकी थी। और बाकी कोई इशू नहीं, मैं एक ही मंगा लूंगी, कोई इशू नहीं है। चलिए, थैंक यू मैम। हाँ जी। हाँ जी। अभी पता है क्या है, आप जो ये मेथड करोगे ना, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, टीचर सेंटर मिक्स वाले किए, आज हम लर्नर सेंटर कंप्लीट करेंगे। इन तीनों मेथड को करने के बाद आपके लिए मेरे को करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड आप आसानी से समझ लोगे। वो एक डिफरेंस में दे रखा है आपको पैराग्राफ में, केवीएस मदान की बुक में, आप वहां से पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो कल मेरे को आते ही आपको बोलना है कि मैडम हमें ये पॉइंट नहीं समझ आया। एक बात और मैं आपको एक बात और मैं आपको बोलती हूँ कि इसके अंदर ना, ऑनलाइन मेथड के अंदर आपका एक आएगा मूक, ठीक है, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये 3 टॉपिक आएंगे आपके। ये ऑनलाइन मेथड के अंदर है। इन 3 टॉपिक को या तो हम कल करेंगे, या चलो वो मैं बता दूंगी हम जब भी करेंगे। अभी आज पहले हम लर्नर सेंटर्ड करें, अब शुरू करें? यस मैम। हाँ जी, हाँ या ना? जी मैम कीजिए। ठीक है, चलो फिर लर्नर सेंटर्ड करते हैं। और ध्यान से समझना है, मेरे को एक बार स्क्रीन के बारे में बता देना आप लोग, ठीक है? चलो फिर शुरू करते हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आपका लर्नर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम काम कौन करता है? लर्नर करता है। लर्नर के अकॉर्डिंग लर्निंग होती है, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अगर इसका हिंदी में मतलब जाना जाए तो इसका मतलब होता है कि किसी को कोई काम सौंप दिया गया है ना, कि बोल दिया हमने कि सौंपा हुआ कार्य है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी स्टूडेंट को हमने कुछ काम दिया और वो उसको करना है, मतलब कोई काम हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये काम करना है। तो असाइनमेंट आर गिवन टू स्टूडेंट तो नंबर ऑफ पर्पस, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं कि कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन करनी हो, कोई सर्वे करना हो, किसी नॉलेज को अप्लाई करना हो, कोई प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, ठीक है? इसमें मेन काम कौन करता है? आपका लर्नर करता है। टीचर का यहाँ पे काम होता है, मतलब टीचर साइड बाय साइड काम करता है, मेन काम लर्नर करेगा यहाँ पे। टीचर हैज टू प्ले द असाइनमेंट प्लान, वो क्या करना पड़ता है, टीचर को असाइनमेंट प्लान करना होता है कि किस टॉपिक पे करोगे। और वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को गाइड करने का काम करते हैं, ठीक है? वो बताते हैं कि आप मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करो, थोड़ा बहुत गाइडेंस यहाँ पे चलते हैं, लेकिन मेन काम आपका लर्नर ही करता है। कोई भी टॉपिक हो सकता है असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए। असाइनमेंट शुड, मेन बात क्या होती है असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट के नेचर में, कि स्टूडेंट ना कॉपी ना करे, कॉपी फ्रॉम द बुक्स एज इट इज। जो बुक के अंदर लिखा है अगर वही आप अपने असाइनमेंट में लिख रहे हो तो वो असाइनमेंट नहीं होता। असाइनमेंट शुड बी ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? असाइनमेंट शुड बी ओपन एंडेड मतलब यूनिक होना चाहिए। हाँ जी, मतलब कोई और? स्टूडेंट्स में जो सोच वो पैदा करता है उसके लिए ओपन होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी एबल टू राइट, अंडरस्टैंड एंड राइट इन देयर ओन वर्ड्स। हाँ जी उषा जी, बिल्कुल या सही। फिर कोई और? हाँ, जो नॉलेज उसको मिला है उसका वो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली कैसे करेगा, मतलब कहाँ अप्लाई हाँ जी। करेगा, कैसे करेगा। मीन्स मैम हाँ अपने जी, माइंड से वो करे जिससे उसकी जो क्रिएटिविटी अंदर की है वो निकल कर आए। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक ओपन एंडेड चीज होती है, एक होता है क्लोज एंडेड। जैसे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ना, कि 4 में से आपके पास या ट्रू फॉल्स होते हैं, कि सिर्फ एक ही चीज पे क्लिक, आपको एक ही चीज पे क्या करना है, टिक करना है, वही आपका आंसर होगा। या जिसमें सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन दिया, 10 क्वेश्चन में आपको अपना कोई पॉइंट नहीं लिखना, सिर्फ ये ऑप्शन है और इन ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करो, वो होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड होता है जैसे हम एग्जाम देते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल पे, कि एक क्वेश्चन होता है और उसके बारे में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, कितनी भी डिटेल दे सकते हो, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। कि भाई अब आपको इतनी छूट दी है कि अब आप इस टॉपिक के अंदर अपनी मर्जी से किसी भी चीज को ऐड कर सकते हो,
उसको बोलते हैं ओपन। तो असाइनमेंट हमेशा ओपन एंडेड होने चाहिए, ये नहीं कि क्लोज, जिसमें बच्चा अपने विचार ही ना रख पाए, अपनी भावनाएं ना रख पाए, अपनी नॉलेज ना रख पाए वहां पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर क्या मेंटेन रहती है, क्रिएटिविटी मेंटेन रहती है। आज थोड़ा हम आराम से करेंगे, पिछले वाला कल वाला लेक्चर ना मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवा दिया, मेरे को भी थोड़ा बाद में अच्छा नहीं लगा कि इतनी जल्दी नहीं करना था हमें। आज आराम से करेंगे और लास्ट तक बने रहना। आज एक स्टोरी हमें बिल्कुल करके जानी है। ठीक है, मेरे को भी, मेरा भी थोड़ा सा मोरल डाउन है और मेरे को लग रहा है कि आप भी थोड़ा थोड़ा ढीले ढीले से हो रहे हो अभी, तो हम वो स्टोरी भी करेंगे। ये था हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट की अब हम देखते हैं लिमिटेशंस और एडवांटेज क्या है। देखो, असाइनमेंट हैज अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर कंट्रोल इन कंपैरिजन टू अदर मेथड। असाइनमेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लर्नर को चॉइस होती है उसके पास कि वो अपनी चीजें किस तरीके से लिखे। उसके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन होता है और डिटेल हमें ऐड करनी होती है, हम किस तरीके से ऐड करते हैं। बेटर कंट्रोल रहते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर मेथड। एक बार दोबारा बोलना इलाही। हाँ जी, मैं बताती हूँ। इट हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि फ्लेक्सिबल है, उसके ऊपर ना किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अपने तरीके से काम को कर सकता है, अपनी नॉलेज को ऐड कर सकता है। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन में तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होगी कि सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस में से, 4 ही आंसर में से हमें एक आंसर को करेक्ट करना है, हम 2 को कर ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही करेक्ट होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर हम अपनी मर्जी से पॉइंट बना के करें, या उसके अंदर हम पिछले वाले टॉपिक को इंक्लूड करके नेक्स्ट वाले टॉपिक को रिलेट करके लिखे, किस तरीके से लिखे। जैसे पेपर में हम अपनी मर्जी से करते हैं ना, पेपर में हम पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं या पीछे वाली नॉलेज को रिलेट करते हैं, वो स्टूडेंट डिपेंड करता है, तो हम वहां पे फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं। ठीक है, बेटर कंट्रोल रहता है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि असाइनमेंट के अंदर एक कंट्रोल कंपैरिजन टू अदर मेथड। जैसे हमने कोई और अभी हम मेथड देखेंगे ना, जैसे लाइक हम देखेंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देखेंगे, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखेंगे, या कोई भी अदर मेथड है, उसके कंपैरिजन में असाइनमेंट को कंट्रोल करना आसान होता है। इसको बड़े आसानी से अरेंज किया जा सकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, सिमुलेशंस भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी हो सकती है। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए किसी चीज को आपको अगर ये पता करना है, मान लो आप अपने आप को कोई टॉपिक दे दो, अगर आपको रिसर्च के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है ना कि मेरे को रिसर्च करनी है, तो मैं आपको एक टॉपिक दे देती हूँ, जैसे कि मेरे को अभी तक के इतने सर्वे लेके आओ या वो लेके आओ कि चंद्रयान, मेरे को बताओ कि स्पेस सिस्टम के बारे में नॉलेज लेके आओ। स्पेस सिस्टम की शुरुआत कैसी हुई, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बढ़ा वो, किस तरीके से हमारे सेंटर डेवलप हुए, किस तरीके से इंडिया ने क्या पहला कौन सा स्पेस स्टेशन अपना बनाया, कौन से रॉकेट को लॉन्च किया। आप ये सारी नॉलेज लेके आओगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होएगी। ठीक है, और आप एक तरीके से क्या करना सीखोगे, आपको पता चलता है कि किस तरीके से हमने कल मेथड किया था सिमुलेशन वाला, जिसको हमने बोला था कि नकल करके हम करते हैं, है ना, तो हमें वो चीजें पता चलती है यहाँ पे। सेकंड है लिमिटेशन, इट इज इम्पर्सनल एंड कॉस्टली। इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? इसमें कोई अपने आप जो अपने से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती है। नहीं नहीं, ये नहीं होता इसका। मैंने देखा था एक बार, मेरे दिमाग से ना बिल्कुल स्किप हो गया अभी। कोई भी मेरे को गूगल पे देख के बताओ, जल्दी बताना, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया एकदम से। मैम गूगल में तो शो कर रहा है, जैसे कि उसके अंदर जो असाइनमेंट है ना, उसमें अपना पर्सनल फीलिंग्स वगैरह वो सब हम रिप्रेजेंट नहीं करते। नॉट शोइंग सडनली ह्यूमन फीलिंग्स, कोल्ड इन फीलिंग और एटमॉस्फेयर। ओके, कोई और? मैं बताती हूँ आपको देख के, है ना, एक बार ये करवा दूँ उसके बाद तो मैं देखती हूँ क्या है इसका मतलब। कॉस्टली होता है ये तो हमें। हाँ जी, हाँ, न्यूट्रल वगैरह कुछ कह रखा होगा, जैसे बैलेंस में रह जो सबके साथ। ठीक है, मैं बताती हूँ, समझाता आपको, इस तरीके से सेट नहीं बैठ रहा है इधर। कॉस्टली असाइनमेंट, ये तो डिपेंड करता है हमारा असाइनमेंट किस टॉपिक पे। हाँ जी, जिसमें विशिष्ट व्यक्ति का निर्देश नहीं, वो मतलब एक पार्टिकुलर लोग की नहीं, इम्पर्सनल, मतलब क्या कहते हैं,
हम जैसे मान नो ले पर्सनल रेफरेंस नहीं है उसके अंदर, मतलब जैसे कि आपका जो हाँ पर्सनल ओपिनियन है ना, नो उसमें लिखा है हैविंग नो पर्सनल रेफरेंस और कनेक्शन। ये एक मास हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट या कहीं भी हो, है ना, हम डायरेक्ट सिर्फ अपनी बात के भरोसे हम किसी चीज के ऊपर कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। नहीं हमें कोई मतलब तथ्य। हाँ मतलब हाँ जी। बस व्यक्तित्व, बस एक व्यक्ति का ये नहीं होगा, ये मास इलेक्ट मतलब एक ग्रुप की होगी ये बात जो रखी जाएगी, ग्रुप की होनी चाहिए, मतलब सबकी मत होना चाहिए इसमें। आई जैसे थिंक मैम मैम जैसे भिंडी नहीं होती एक सब्जी, जैसे भिंडी है तो आपने सर असाइनमेंट में लगा हमें भिंडी के ऊपर बनाना, तो मैंने कहूँगा भिंडी है, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते भिंडी बेकार हो सकती है, बेकार है, नहीं खानी चाहिए, वो ये मुझे भिंडी के बारे में बताना, मुझे ये नहीं बताना कि बेकार लगती है, अच्छी लगती है, वैसे वो ये मैम ऐसा बहुत कह हाँ हाँ सकते हाँ। हैं, मैम ऐसा कह सकते हैं कि इम्पर्सनल है, मीन्स कि मीन्स सबके बारे में सोच करके जो असाइनमेंट बनाया गया या कुछ भी किया गया उसमें बहुत लोगों को ध्यान में रखते हुए उसको एक किया गया किसी चीज की शुरुआत करने के लिए या कुछ जिससे लोगों को फायदा हो सके, इसलिए शायद वो कॉस्टली है। जी जी, बस एक लोग की चीज को आंख में नहीं, सभी लोगों की फायदे को देखते हुए ये चीज रखनी होगी कि सबकी हाँ अच्छा, जी हाँ जी। गवर्नमेंट जो है ये इतने असाइनमेंट में इसके प्रोजेक्ट या इस टाइप से ऐसा कुछ लेकर आती है, वैसे अगर एग्जांपल यू ले सकते हैं हम, जिसमें लोगों को लेकर के उनके फायदे के लिए सोचा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक असाइनमेंट के तौर पर ही तो उसको शुरुआत की जाती है, क्योंकि किसी एक का पर्सनल फायदा नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इतना समझ आते हैं मैम असाइनमेंट के अंदर। व्हाट हाँ आई जी। फील इज इम्पर्सनल इज अभी स्टूडेंट का कैपेबिलिटी देखकर असाइनमेंट, हर स्टूडेंट का कैपेबिलिटी देखकर असाइनमेंट नहीं बनाते हैं, असाइनमेंट जनरल टेंडेंसी ऑफ द क्लास देखकर बनाते हैं कि ये टॉपिक सबको समझ में आएगा इस असाइनमेंट से, पर इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड अटेंशन इसमें नहीं रहता है, जी तो ये ये भी इम्पर्सनल हो है। सकता है। हाँ जी, ये भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। श्योर, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट समझ में आए। इम्पर्सनल का मतलब ये भी हो सकता है जो अभी उषा जी ने बताया कि यहाँ पे हम क्लास में सभी का एक कंबाइंड टॉपिक लेके चलते हैं, इंडिविजुअल प्रेफरेंस नहीं रखते, है ना। यस मैम। यस सर। हाँ। जी मैम। और दूसरा इम्पर्सनल का मतलब जो मेरे को ज्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि असाइनमेंट जरूरी नहीं होता, हम असाइनमेंट चॉइस पे भी देते हैं कि भाई ये आपको, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है आप बताओ, उससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। 10 बच्चों को एक असाइनमेंट दिया है, 10 को एक दिया है, 10 को एक दिया है, ये हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इम्पर्सनल का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि असाइनमेंट के अंदर, ठीक है, आपको ओपन एंडेड असाइनमेंट दी है कि आप लिख सकते हो, लेकिन उस ओपन एंडेड के अंदर जो भी चीजें आप लिख रहे हो ना, वो अथेंटिक होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं से उनका ये नहीं कि बिना सिर पैर के आपने कुछ भी लिख दिया कि गाय के 2 पैर होते हैं, गाय की 4 पूंछ होती है, ऐसे कुछ मर्जी नहीं। मतलब आपको अपना पर्सनल कुछ नहीं लिखना, उस जो भी पर्सनल लिख भी रहे हो ना, तो उसका कुछ ना कुछ वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके पास, वैलिडिटी होनी चाहिए उस चीज की, खुद समझ के रहे हो। फीलिंग्स नहीं लिखने हाँ हाँ चाहिए। हाँ हाँ, मतलब हर एक का अलग अलग होगा ना व्यक्तित्व, हर एक के देखने का नजरिया अलग अलग होगा, लेकिन हम अपने पर्सनल बिहाव पे नहीं बोल सकते। और ये तो लिमिटेशन हो मैम सकती है कि हम अपने। हाँ जी। इसको ऐसा कह सकते हैं कि पर्सनल व्यूज नहीं दे करके जनरल व्यू को हमको देना है, दैट इज इम्पर्सनल। बिल्कुल। वैसे एक बार फिर भी मैं कंफर्म करके बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से और देखते हैं। हाँ जी, अब केस स्टडी के बारे में ही आते हैं। केस स्टडी क्या होता है, ये अभी उषा जी ने भी बिल्कुल सही बताया था कि केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन होती है ना, जैसे आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ना वीडियोस देखना बहुत सारी, उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर केस स्टडी की। केस स्टडी का मतलब कि उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ है ना, जो भी जिस भी पड़ाव से वो गए, उनकी लाइफ कैसी भी रही हो, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल पढ़ा अच्छे से, और फिर उसको एक अरेंज किया कि उनकी लाइफ में पहले ये हुआ था, ठीक है, एग्जैक्टली सिचुएशन को एग्जैक्टली, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, वो मैनिपुलेट नहीं करते, सिचुएशन को चेंज नहीं करते, वो जो हुआ है सिर्फ वही दिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअल सिचुएशन को जिसमें इन्वॉल्व होता है। उसके अंदर चैलेंजेस भी होते हैं कि उसकी लाइफ में कितने चैलेंज आए, उसने कैसे कैसे डिसीजन लिए, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज को फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई, किसी भी पर्सन जिसकी भी आप केस स्टडी कर रहे हो, किसी भी
सोशल या ऑर्गेनाइजेशन पे, कोई भी टॉपिक पे अगर आप केस स्टडी कर रहे हो तो हम उसकी सारी डिटेल देते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या था। सिर्फ ये नहीं कि भाई उसकी अच्छाइयां बताएंगे, बुराई भी बताएंगे, सब बताएंगे कि उसकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। In a learning case study, student must deal with the situation described in the case. In the role of decision maker facing the situation, this method has an application across the disciplines such as psychology, management, biology and law, history and इनके ऊपर की जाती है। मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है? साइकोलॉजी के अंदर भी। देखो साइकोलॉजी के अंदर बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई भी साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, कोई पेशेंट आता है आपको और ये बताता है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ, मैं ये काम नहीं कर पा रहा, तो वो पहले पूछता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ, एग्जैक्टली बताओ कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है पिछले 2-3 सालों में। वो उसकी लाइफ को समझता है कि 2-3 सालों में इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है या क्या रीजन रहा है कि इसका ये डिप्रेस होने का है। पहले तो वो रीजन को जानता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है, फिर वो उसको क्या देता है, कोई सोल्यूशन देता है। तो पहले क्या करता है, केस स्टडी करता है पहले किसी भी टॉपिक पे। किसी भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी और उस कंपनी में कोई मैनेजर जाएगा तो पहले वो उस कंपनी की केस स्टडी करेगा। केस स्टडी मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेगा, क्या चीजें कैसे कैसे इसने ग्रोथ करी है, कहाँ पे क्या कमी रही, क्या प्रॉब्लम फेस की, और उसी के अकॉर्डिंग कोई वो सोल्यूशन दे पाएगा कि आगे अब ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है केस स्टडी में। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट के अंदर भी रोल किया जाता है, बायोलॉजी के अंदर भी केस स्टडी की जाती है। जैसे बायोलॉजी के अंदर किस तरीके से केस स्टडी की जाती है, आपने देखा होगा, अभी हम जितना भी कुछ बता पा रहे हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में तो बता पा रहे हैं जब उनको हमने पहले ऑब्जर्व किया है, उनकी सिचुएशन को हमने समझा है कि पूरा दिन क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देख वो डिस्कवरी पे आता है ना एक, जिसमें बिल्कुल जंगलों में रहने वाले कभी पूरे के पूरे शेर की पूरे दिन भर की दिनचर्या बताते हैं, अब शेर वहां गया, ये किया, उसने वो किया, फिर वो सब चीजें एनालाइज करके समझ के फिर कुछ कोई कंक्लूजन पे आ जाते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। ये होता है केस स्टडी। एडवांटेज क्या है केस स्टडी की? देखो इसमें एक तो हम एनालाइज करते हैं, ये तो सिंपल बात है कि हम अपने दिमाग को ब्रॉड करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी एनालाइज करने की, क्रिटिकल एग्जामाइन करने की, ठीक है, एक्सप्रेस करने की हमारे अंदर क्या आती है, कैपेबिलिटी आती है। इट हैंड्स डिसीजन मेक कर पाते हैं हम, कुछ कंक्लूजन पे निकल पाते हैं हम, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, है ना। और पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव होते हैं, हम इनोवेटिव सॉल्यूशन में लेके आते हैं। और इसमें क्या है कि इट रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स टू यूज दिस मेथड। इसमें हमें थोड़ी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से आपको किसी की केस स्टडी करनी है। इट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड सिचुएशन। सभी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के अंदर इसका क्या नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता। ये देखना भाई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, कभी किसी ने ऐसे एग्जाम सुने हैं या कुछ ऐसा देखे हैं, या आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे ना, यूजीसी नेट की भी अगर आपने पहले प्रिपरेशन की है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो जब आप एक क्वेश्चन करते हो, एक क्वेश्चन आपने किया, उसका आंसर आपने मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, 4 आंसरों में से एक आंसर को आपने टिक किया, तो तुरंत कंप्यूटर क्या करता है, आपको उसका आंसर बता देते हैं कि ये आंसर आया है। तभी आपको फीडबैक मिल जाती है ना इमीडिएटली। हाँ जी, यस या नो? यस मैम। है ना। फिर जब आप वो अगर क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे जाते हो, फिर दूसरे क्वेश्चन को करते हो, फिर उसका इमीडिएटली आपको फीडबैक मिलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि अगर आपने आज एग्जाम दिया ना, तो एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपने 50 में से 40 अंक लिए, तो आप क्वालिफाई हो, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं हो। ठीक है, ये भी एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर ना, बहुत सारे एग्जाम ऐसे ही होते हैं कि तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि हाईली स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक लॉजिकल होता है, एक सीक्वेंस बेस होता है, जिसमें लर्नर क्या करते हैं, अपने आप को लर्नर हर एक स्टेप पे लर्नर को क्या मिलती है, फीडबैक मिलती है, लर्नर को इमीडिएट फीडबैक मिलती है। अब इसमें एडवांटेज क्या होगी इसकी, रेगुलर फीडबैक। ये कंप्यूटर वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कंप्यूटर लर्निंग आती है कि लर्नर अपना काम करता है और साथ में उसको कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं कि ताकि उसको
कंटिन्यूसली क्या मिलती रहे, हर एक क्वेश्चन के बाद उसको अपनी फीडबैक मिलती रहे कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। और फीडबैक मिलने के बाद ही वो सेकंड स्टेप पे जा पाते हैं, ठीक है। ये रेगुलर होता है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है लर्नर का। इट कैन यूज फॉर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है लर्नर का कुछ टाइम के बाद, आने के बाद। अगर एक दो बार उसका क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता ना, एक क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया, फिर वो अगर कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं, तो तीसरे पे जा नहीं पाता जब तक वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चलते, तो यहाँ पे मोटिवेशन थोड़ा कम हो सकता है, बस यही इसकी लिमिटेशन है, ये समझना ध्यान से। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मेथड का नाम है, ठीक है। अभी आपको ना बहुत इस क्वेश्चन में ना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको एक वर्ड दिखाई देगा प्रोटेक्टर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटेक्टर क्या होता है, लेकिन अगर जहाँ पे भी ये वर्ड दिखाई दे ना प्रोटेक्टर, और आपको पूछा हो कि बताओ ये मेथड कौन सा है, तो वहीं पे आपको क्या टिक करना है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड है। इसको समझने की कोशिश करो, इसमें पता है क्या होता है पर्सनलाइज्ड मतलब हम, हाँ जी, माइक किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करें अपने आप को। हाँ मैम, मैं ये बोल रही है इसका थोड़ा सा नेम, क्या थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर, हिंदी में इसका पर्सनलाइज्ड मेथड को क्या बोलते हैं? पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शनल को क्या बोलते हैं? हाँ जी, हिंदी में जो जिसके पास केवीएस मदान की बुक है ना, एक बार देख के बताओ मेरे को फटाफट क्या बोलते हैं इसको। हाँ, कि मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रणाली। ओके, हाँ जी ठीक है, मैं एक काम करूंगी, आपको कल से जो भी आगे पीपीटी रहेगी उसमें थोड़ा सा ना, इसमें हिंदी भी टॉपिक के साथ उसके हिंदी का भी नाम लिख दूंगी कि हिंदी का नाम क्या है इसका, ठीक है। तो आपको और इजी हो जाएगा करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ये ध्यान रखूंगी मैं। देखो, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? पर्सनलाइज्ड मतलब आपने खुद किया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हो खुद से। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर ने आपको एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, या एक सब्जेक्ट में से भी एक टॉपिक दे दिया, और आपको वो टॉपिक, जैसे आप डेजर्टेशन नहीं करते हो, वो एक तरीके से पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप किसी एक टॉपिक के ऊपर मास्टरी करते हो, नॉलेज गेन करते हो, बिल्कुल डीप में जाके मास्टरी करते हो, जिसमें आपको क्लासरूम में रेगुलर आने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ क्लासरूम में आप कभी कभार आ सकते हो, जिसमें आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप टीचर से आके पूछ सकते हो। डेजर्टेशन में ऐसे ही तो होता है, जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें गाइड आपको गाइड करता है सिर्फ ये बोल के कि आप कभी कभार आ जाना और मुझसे पूछ लेना आपको जो दिक्कत आई, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड मतलब खुद से हमने जो डिसाइड किया, हम अब डेजर्टेशन के अंदर हम खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें पहला चैप्टर क्या रखना है, सेकंड चैप्टर क्या रखना है, थर्ड चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। हम अपने आप को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये इट इज यूज्ड फॉर द ऑल सब्जेक्ट मैटर except where the student are select the content. The learner must achieve mastery of series of rote mastery unit, assist by the teacher, protector, enriching lecture before proceeding the final test. PCPSI। देखो, सिर्फ आपको इतना समझना है कि आप यहाँ पे इसमें ना डेजर्टेशन का एग्जांपल याद रखना कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है, सब्जेक्ट मैटर दिया जाता है, जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। कोई भी उसके अंदर भी कोई यूनिट या कोई टॉपिक सिलेक्ट होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, मास्टरी करते हो उसके अंदर, जिसमें आपको टीचर असिस्ट करते हैं, टीचर बताते हैं। प्रोटेक्टर कौन होता है? प्रोटेक्टर क्या होता है, टीचर क्या करते हैं कि कोई भी जो क्लास में ब्राइट स्टूडेंट होगा ना, जो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, जिसको नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होती है दूसरों के कंपेरिजन में, ठीक है, देर आर द ब्राइट स्टूडेंट अमंग द ग्रुप ऑफ लर्नर। कुछ एक लर्नर के ग्रुप में ना कोई ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, उनको वो क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि अब आपको क्या करना है, इनको गाइड करना है। प्रोटेक्टर क्या होता है, एक ब्राइट स्टूडेंट होता है क्लास का, जो दूसरे बच्चों को क्या करता है, गाइड करने का काम करता है, ट्रेनिंग देता है, या उसको क्या करता है, सुपरवाइजिंग का काम करता है। यहाँ पे टीचर ने अपना थोड़ा सा काम कम कर लिया और बोल दिया कि भाई जो ये लो है ना, थोड़े से बच्चे वीक है, आप उनको गाइड करो, उनको बताओ कि किस तरीके से टॉपिक करना है। ऐसे ही करते हैं डेजर्टेशन के अंदर। हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना, टीचर्स कई बार बोल देते हैं कि ये सीनियर है आपका, ये नाम है उनका,
आप इनसे डिस्कस करना अपने टॉपिक के बारे में, ये आपको गाइड करेंगे। और फिर भी ना हो तो आप हमारे पास आना, हम आपको गाइड करेंगे, हम बताएंगे, क्योंकि गाइड तो एज अ टीचर ही होता है, लेकिन फिर भी वो अपने सीनियर, जो आपके सीनियर रहते हैं जिन्होंने डेजर्टेशन ऑलरेडी कर ली, तो वो उनको उनका नाम दे देते हैं कि भाई हाँ आप इनसे भी डिस्कस करो, इनसे भी आप पूछ सकते हो। तो ये होता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। मास्टरी करते हैं हम, सेल्फ पेसिंग होता है, हम अपने सेल्फ तरीके से करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है रिटर्न मटेरियल पे, डेजर्टेशन में ऐसे ही तो होता है। प्रोटेक्टर मतलब एक ब्राइट स्टूडेंट होगा, ठीक है। लेक्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर कंटेंट दैट आर यूजुअली कन्वे थ्रू द रिटन मटेरियल। उनके लिए ज्यादा स्टेबल होता है जिनको हम रिटर्न मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आराम से बताऊं तो यहाँ पे डेजर्टेशन के एग्जाम्पल से आप याद रखना कि एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या करनी है, मास्टरी करनी है, आप खुद से काम करते हो, रिटर्न मटेरियल पे फोकस रहता है ज्यादा। कोई एक आपका प्रोटेक्टर होता है, कोई किसी को बता दिया जाता है कि कोई स्टूडेंट है, आप इससे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। टीचर गाइड करने का काम करता है। क्लासरूम की बाउंडेशन नहीं होती यहाँ पे कि क्लासरूम में आपको रेगुलर आना है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ अगर आपको कोई टेस्ट देना है या कोई डाउट क्लियर करने हैं तो आप क्लासरूम में आ सकते हो, इंडिविजुअल स्टूडेंट। अदरवाइज क्लासरूम की बाउंडेशन नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द मास्टरी लर्निंग, ठीक है। ये अपने खुद इंडिविजुअल लर्निंग पे ही फोकस करता है। अगर आपका यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन ये हो जाती है कि एक तो साइकोमोटर डोमेन पे काम नहीं करता ये, एक अफेक्टिव डोमेन पे, फीलिंग्स और इमोशंस पे काम नहीं करता। रिटन मटेरियल ज्यादातर हम यहाँ पे भी डेजर्टेशन में भी याद रखना, जो थ्योरेटिकल डेजर्टेशन होगी, थ्योरी बेस पे जो डेजर्टेशन कर रहा होगा थ्योरी बेस पे जो काम कर रहा होगा ना डेजर्टेशन के अंदर, उनके लिए ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। जो डेजर्टेशन अपनी इंपेरिकल रिसर्च पे कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा काम नहीं करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर फोकस दिया जाता है आपके कोग्निटिव डोमेन पे, ठीक है। और जिस कोर्स का कंटेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है उसके लिए भी सेट नहीं बैठता। ये बहुत आसान है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ये तो आप सबको पता है कि आप जब मॉक टेस्ट वगैरह देते हो ना तो कंप्यूटर आपको असिस्ट करता है। सिर्फ वो एक आपको क्वेश्चन देता है और आप क्या करते हो, लर्निंग करते हो, है ना, आप आंसर देते हो। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज कंसर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करते हो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर यूज टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कंप्यूटर का यूज किया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बेटर कंट्रोल रहता है दूसरे कंपैरिजन में। ये वही बातें आ गई, ये उसके ही पॉइंट आ गए क्या, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कभी कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा यहाँ पे। हाँ जी सेम ही है, ये बिल्कुल सेम है। एक बार आप केवीएस मकान की बुक में और चेक करना ये सेम है या गड़बड़ है इनके अंदर कुछ, ठीक है। मेरे को देख के बताना एक बार, उसी की तरह ही जो हमने अभी कल किया था। ओपन लर्निंग, देखो अभी आप जो करोगे ना, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, ये सारे ओपन लर्निंग के सोर्स हैं। इनके अंदर क्या होता है कि भाई आप लर्नर ना कभी भी लर्निंग सोर्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, रेगुलर अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा और सब तरीके के इक्विपमेंट भी मिलेंगे, ठीक है। देयर आर नो मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती है एडमिशन के लिए। ये नहीं कि आपको पहले ये क्राइटेरिया करना है, अगर आपकी ग्रेजुएशन में इतने मार्क आए हुए हैं, ठीक है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ये किया है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कुछ एक ऐसे लेक्चर होते हैं। या ओपन लर्निंग में कुछ एक ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होती है, लेकिन फिर भी आपको 6 महीने में, 2 महीने में एक बार आपको बुलाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस भी सोर्स से आप लर्निंग कर रहे हो, बोलते हैं कि आप आओ और अपने डाउट कुछ भी है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मूक, स्वयं प्रभा जो ऐप है ना, जितने जो वेबसाइट्स है जितनी भी आपकी, इनके अंदर आपको कोई कोर्स करना है तो आप रजिस्टर करवा सकते हो। बहुत सारे कोर्स तो फ्री मिलेंगे। अगर आपको डिप्लोमा वगैरह लेना है, वहां से कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेना है, तो कुछ एक मिनिमम फीस होगी जो आप वहां पे वो फीस पे करके आप सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हो। बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत सारे लाइव क्लासेस भी होती है। यूनिवर्सिटी से जो लाइव क्लासेस ली जाती है वो डायरेक्ट भी डाली जाती है। तो इसको बोलते हैं ओपन लर्निंग, जिसके लिए आपको
किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती। आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कोई आपको बोलेगा नहीं। कभी भी एडमिशन ले सकते हो, किसी भी एज क्राइटेरिया में हो। ठीक है, कोई नंबर पे कोई मायने नहीं रखते ज्यादातर। ठीक है, ये होता है ओपन सिस्टम, मैम जैसे हमारे ओपन ये लर्निंग। ओपन स्कूलिंग होती है जिसके अंदर थोड़ा क्राइटेरिया जिसका कम होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा वैसे ही है, जिसमें लर्नर पे फोकस लर्नर अपने आप से ही करते हैं। जैसे मान लो कोई कोर्स है ना किसी ने, जैसे मूक या स्वयं प्रभा पे आप देखोगे, मूक पे, हाँ मूक पे आप जब जाके देखोगे ना, बहुत सारे कोर्स डाले हुए होंगे। ठीक है, जब वो कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, या तो बहुत सारे पहले रिकॉर्ड कर रखे होंगे वो वीडियो लेक्चर मिलेंगे, या साथ में आपको क्या मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, जैसे आप आजकल ये हो रहा है ना कि यूट्यूब पे भी जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्स आ गए अब, बहुत सारे टीचर्स ने अपनी अपनी ऐप बनाई और रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रखे हैं। ठीक है, कि आप लगाओ और बीच बीच में लाइव क्लासेस होती रहेंगी, हम लेते रहेंगे। ये ओपन लर्निंग है, जिसमें ज्यादातर आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, और रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होते हैं। मतलब लर्नर फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है, वो अपने अकॉर्डिंग टाइम को अरेंज कर सकता है। वो चाहे एक वीडियो को 10 बार देखे, 12 बार देखे, कुछ मर्जी करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन साइकोमोटर ओपन, अफेक्टिव डोमेन। हाँ जी। हाँ मैम, ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू वगैरह है, इंदिरा गांधी, वैसे हाँ ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पे ना साइकोमोटर वाले काम बहुत कम हो पाते हैं, जो स्किल्स वाले हैं ना, वो ऑनलाइन या ओपन लर्निंग से सीखना थोड़ा टफ हो जाता है। ये तो कोई आपको साथ में करवाए, प्रैक्टिस लाइव हो ना, मतलब इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन से करें, वो ज्यादा आसानी से हो पाते हैं। तो साइकोमोटर में जैसे अगर हमें वही देखा ना हमने कि कोविड सिचुएशन में अगर हमारी क्लास लग रही थी, तो हमारी प्रैक्टिकल क्लास में सबसे ज्यादा दिक्कत आई योगा के अंदर। योगा के अंदर प्रैक्टिकल क्लास में सबसे प्रॉब्लम होती है हमें ऑनलाइन के अंदर। आपने खुद भी नोटिस किया होगा यार, आप जेन्युइन बंदे हो, है ना, सब सारे बहुत अच्छे हैं। तो आपने ये पता है ना आप सबको, कि अगर एक तो हम लाइव, एक तो हम फेस टू फेस योगा सीखते हैं, उसमें हमें टाइम कम लगता है आसन बनाने में। एक वही चीज हमें कोई ऑनलाइन सिखा रहा है, तो ऑनलाइन सीखने में टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है आसनों को सीखने में। सीख भी लेते हैं, लेकिन एज कंपैरिजन टू फेस टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसा बोलते हैं कि साइकोमोटर और अफेक्टिव लर्निंग पे ये ज्यादा काम नहीं करता। ये टाइम रिक्वायर होता है, इसके लिए हमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है भाई, बहुत वीडियो को रिकॉर्ड करना, बनाना, पीपीटी करना, रिसोर्स लेके आना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा ये इसकी लिमिटेशंस है। इंटरेक्टिव वीडियो में तो आपको आजकल ना एनिमेशन का बड़ा जमाना है, सब चीजें एनिमेशन, कोई स्टोरी हो कुछ भी हो तो वीडियोस बना देते हैं उनकी, क्योंकि हमारी विजुअल सेंस हमारी बढ़ जाती है, तो जिससे हम सीख जल्दी पाते हैं, है ना। तो कोग्निटिव पे भी काम कर सकते हैं साइक, अगर हमें कोई वीडियो के थ्रू दिखा रहा है कैसे हमें ये करना है, तो हम थोड़ा फिर भी फर्क पड़ेगा हमारी साइकोमोटर में। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी हमारा फर्क पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर देश के किसी भी कोने पे कुछ गलत काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी कानूनी कोई चीज गलत हो रही है, या कोई ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अगर वो आपको दिखा दिया जाए, ठीक है, आपको बताया कि उनको इतना दर्द होता है जिनके साथ ये बुरा काम हुआ है, ठीक है, जिनके घर मान लो किसी ने चोरी की, और चोरी जिनके घर हुई उनकी वीडियो बना के डाल दिया जाए, और उनकी भावनाओं को आपको सुनाया जाए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, तो आपके जो शायद जिन्होंने चोरी की होगी ना, उनके मन में भी चेंज आएगा कि यार शायद हमने गलत किया है इस घर में चोरी करके, वो कितने परेशान है। शायद हमारे भावनाओं पे भी चेंज आ सकता है, हमारी फीलिंग्स पे भी काम करते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव वीडियो के अंदर it allow learner to random access any piece information, provide immediate feedback regarding the sequence of their action. ठीक है, the interactive video experience is a video simulation with the more number of video presentation of real image as possible. ज्यादातर वीडियो में क्या करते हैं, इंटरेक्टिव वीडियो में रियल इमेज लेके आते हैं, रियल चीजें दिखाते हैं। आपने देखा होगा आजकल, आप ना जाके देखना है, खान सर जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है खान सर का, उनके 3-4 महीने पहले की वीडियोस देखना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे होगी, उनकी बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो है। तो उन्होंने ना जो पिक्चर वीडियोस लगाई हुई है, इंटरेक्टिव जो पिक्चर्स उन्होंने रखी है, वो एग्जैक्ट रखी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले जितने भी डैम है, जितने भी जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो एग्जैक्टली दिखाया है कि कैसे क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो सेम, है ना। तो इससे हमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है।
हम बहुत ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाते हैं, हम बिना जाए, बिना वहां पे जाने के बावजूद भी हम वो चीजें पता कर पाते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है। दिखाते हैं ना खाना, कोई भी मान लो फैक्ट्री के अंदर कोई चीज बनती है, तो आजकल लोग फैक्ट्री में चले जाते हैं कि हमें बताओ कि पहले क्या हुआ फैक्ट्री में, किस तरीके से इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो वो वीडियो के थ्रू हमें रियल चीजें देखने को मिलती है। एडवांटेज क्या है इसकी, देखो इसमें डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, आप अच्छे से समझ जाते हो चीजों को, ठीक है। लिमिटेशन, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स ज्यादा लगते हैं, एक्सपर्टीज हमें चाहिए इसके अंदर, कोई जो फील्ड में एक्सपर्ट होता है ना वीडियो, तभी वो इतनी अच्छी वीडियो या रियल चीजों को अरेंज करके कर सकते हैं। ये शायद लास्ट है क्या, ये 2 और रहते हैं आपके। टाइम क्या हुआ है मेरे को बताना एक बार। हम 8/22। 8/22 हुए। चलो ये और कर लेते हैं, इसके बाद एक मेथड रह जाएगा जो हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, फोरेस्टिक, ह्यूरिस्टिक, फोरेस्टिक मेथड। हाँ जी, फोरेस्टिक मेथड का मतलब क्या होता है, खोज करने में, मतलब जो खोज करता है ऐसी चीज जो आप कोई ना कोई खोज करने में सहायक होता है, वो मेथड जिसमें आप किसी चीज की खोज करते हो। खोज करने में जो सहायक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, स्टूडेंट फाइंड द आंसर टू हीज एंड हर प्रॉब्लम बाय थ्रू अनएंडेड एफर्ट। तो इसमें क्या करता है कि बच्चा, छात्र अपनी समस्याओं का, ठीक है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, बिना किसी की सहायता के खुद से अपने उत्तरों को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे हम बोलते हैं ना योगा के अंदर ध्यान लगा के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम खुद से जो चीजें डिस्कवर करते हैं अपने लिए बिना किसी की हेल्प के, है ना। द चाइल्ड बिकम अ डिस्कवर ऑफ नॉलेज बाय द, एक अपने अंदर जब तक आपको सीखने की चाह नहीं होगी, ठीक है, जब तक आपको ये नहीं होगा कि मेरे अंदर मेरे को सीखना है, जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी मेरे को ये चीज सीखना है, तो आपके अंदर ना वो कैपेबिलिटी अपने आप आती रहेगी, है ना। आप एक तरीके से खोजकर्ता बन जाओगे उस चीज की, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती रहेगी। तो इसके अंदर यही होता है, आप इसमें सिंपल से यही एग्जांपल लगा लो हमारे पेपर सेकंड से, कि हम अपने आप को जब सेल्फ रियलाइज करते हैं, है ना, खुद का रियलाइजेशन जब होता है, वो इस मेथड के थ्रू होता है कि हम अपने आप की खोज करते हैं, हम अपने एम को जानने की कोशिश करते हैं बिना किसी दूसरे की हेल्प के, अपने आप से जो हम चीजें करते हैं। द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड इज नॉट प्रोवाइड मैनी फैक्ट। इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट की बात नहीं होती, साइंस की, मैथमेटिक्स की, ग्रामर की नहीं, बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन्ड। बस हम फोकस इस पे करते हैं कि इनका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति द्वारा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, गणित, व्याकरण के आदि कई तथ्य प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह सीखना कि इनका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कि भाई टू टीच हाउ नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड, हम किस तरीके से इनकी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, या एक तरीके से आप अपने आप को कैसे जान सकते हो। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो आपको अपने आप से करना है वो होता है ये, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या रहेंगी, सेल्फ लर्निंग है, ठीक है। इस पे फैक्चुअल नॉलेज पे काम बहुत कम किया जाता है भाई, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर फैक्ट शायद कम होंगे, लेकिन आप अपनी चीजों को समझ जाओगे। ओके 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 ओके, ना भाई जा मत। चलो ये भी कर ही लेते, बस ये लास्ट है, फिर खत्म हो जाएंगे आपके मेथड। DI, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक डायनामिक मेथड है, ठीक है। डायनामिक मेथड है, इसके अंदर भी किसकी जरूरत होती है हमें, प्रोएक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, हिंदी में करते हैं एक बार इसको। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक शिक्षण सीखने के लिए विभिन्न तरीकों की योजना बनाता है। भाई जैसे अब आप एक क्लास करते हो ना, तो एक क्लास के अंदर आप बहुत सारे मल्टीपल चीजों को यूज करते हो, ठीक है। एक तरफ आप बोर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, एक तरफ आप प्रोजेक्टर भी दिखा रहे हो, साथ में प्रोजेक्टर के थ्रू भी समझा रहे हो, एक बार आप लिख के समझा रहे हो, बच्चों को बोल भी रहे हो। तो एक टॉपिक को क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, है ना, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो, एक्टिविटी करते हो, किसी चीज को रिलेट करके दिखाते हो, तो वो होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप
विभिन्न तरीकों के योजनाएं बनाते हो और उनका उपयोग करते हो। यह पूरे समूह पे हो सकता है, छोटे समूह पे हो सकता है, व्यक्तिगत निर्देश विधियों का एक संयोजन हो सकता है। ठीक है, जिसमें ये इस पद्धति में गुणात्मक पहलुओं को मात्रा के पहलुओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्वालिटेटिव जो चीजें होती है ना, जो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे महत्व दिया जाता है कि आपने कितने अच्छे से सीखा है, कितना सीखा है, इस चीज पे मायने नहीं रखता कि आपने ये चीज ज्यादा सीख ली, ज्यादा टॉपिक कवर कर लिए या कम टॉपिक कवर कर लिए। इसमें ये मायने रखता है कि अगर आपने एक टॉपिक किया है तो वो कितने अच्छे से किया है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, समझ आ रही है? हाँ मैम, थोड़ा सीखो लेकिन ढंग से सीखो। हाँ, तो मतलब इसमें आप मल्टीपल अप्रोच यूज करते हो अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए, अलग अलग तरीकों से आप लर्निंग करना सीखते हो। ठीक है, it is the student center, meaning that the lesson are engaging, relevant, interesting and active. It is an organized and the pre-planned method of teaching. इसमें मतलब आप एक टॉपिक को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हो। ठीक है, और मतलब एक तरीके से प्लान करके चलते हो कि किस तरीके से हमें ये काम करना है। ठीक है, हम किस तरीके से इस चीज को सीख सकते हैं। एक तो हमने यही लगा लो एबीसी सीख रहे हैं, एक बोल रहे हैं, एक एबीसी को देख रहे हैं, और एक ए से हम क्या देख रहे हैं, एप्पल देख रहे हैं। एक तो हमने सिर्फ एबीसी पढ़ा, एबीसी को बना हुआ देखा, फिर हमने ए को रिलेट किया एप्पल से, बी को रिलेट किया बॉल से, सी को रिलेट किया कैट से। ठीक है, फिर इनकी फोटोज हमने देखी, फिर हमने इनको लाइव भी देखा कि ऐसे ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से जो हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। समझ आई आपको बात? बस याद यहाँ पे मेन जो पॉइंट है ना, इसका मेन जो पॉइंट है ये याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, मल्टीपल अप्रोच यूज करते हो आप। बहुत सारे तरीके एक साथ अप्लाई करते हो, एक टॉपिक को समझने के लिए कई सारे तरीकों का यूज करते हो। ये याद रखना, जहाँ पे ये लाइन पेपर में ज्यादातर आती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीपल अप्रोच वाले मेथड्स कौन से हैं, जिसके अंदर आपका क्या आएगा, डीआई आएगा। समझ आई आपको बात? यस मैम। चलो, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा। आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ आपका क्या रहता है, ऑनलाइन मेथड और ऑफलाइन मेथड आपको ये पढ़ना है, मैंने आपको अभी बोला है। फिर रहता है आपका मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा। ये बहुत आसान टॉपिक है, 10-15 मिनट का काम है, इनको हम करेंगे, या तो कल ही करवाऊंगी या फिर मैं इनको एक्स्ट्रा टॉपिक में डाल दूंगी। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा टॉपिक से करेंगे। बाकी ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, इस चैप्टर में कुछ नहीं रहा अब। ठीक है, हमने टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर मेथड भी हमने कर लिया। हमने क्या क्या किया मेथड ऑफ टीचिंग में, हमने लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर के बारे में, इनके डिफरेंस को हमने पढ़ा। ऑनलाइन ऑफलाइन आप घर से पढ़ के आओगे। हमने क्या किया, टीचर सेंटर्ड वाले मेथड किए, मिक्स वाले किए, आज हमने लर्नर सेंटर्ड करे। फिर टॉपिक रहता है आपका मूक, स्वयं प्रभा और स्वयं। ये हम भी कर लेंगे, इनकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे। सिर्फ अगर देखा जाए तो आपका सिर्फ 2 और 2 4 दिन का टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। 4-5 दिन लगा लो, मैक्सिमम 5 दिन का, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आप सभी को? एक मिनट। यस मैम। हाँ जी, तो फिर आप अभी समझ आया कि नहीं आया? सभी बोलो, फटाफट मैसेज करके बोलो भाई। आप ना रिस्पॉन्स नहीं करते, फटाफट रिस्पॉन्स किया करो जितने भी जुड़े हुए हो, ताकि मेरे को थोड़ा ये लगा रहता है ना कि भाई मैं करवा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। हम्म। ओके, हाँ जी। चलो फिर मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, उसके बाद ना आप स्टोरी के बाद से नेहा जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, मेरे को आप सबसे कुछ बात पूछनी है। ठीक है, जाना मत आप। समझ आया ना आपको? बस समझ आना चाहिए। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितना ही टाइम लगे। वही बात है, हम क्वालिटी पे मैटर करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डोंट वरी, आपका सब सारी चीजें अच्छे से होंगी। चलो, तो फिर सुनाऊं कहानी। यहाँ पे 2 दोस्त कौन है जो साथ में एक साथ क्लास अटेंड करते हो, बहुत अच्छे वाले दोस्त?
दो दोस्तों की स्टोरी है ये, दो दोस्तों की कहानी। चलो चलो, मैं ठीक है, मैं अपने आप से ले लेती हूँ और एक आप सब हो, ठीक है। बंदर वाला कब होगा? बंदर वाला भी लेके आऊंगी, मेरे को ऐसा लगता है कि बंदर वाले में आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा एनिमेशन के साथ समझ आती है वो स्टोरी। चलो फिर सुनाऊं, यस या नो, फटाफट बोलो। कोई अपना अगर वीडियो ऑन कर सकता है तो वीडियो भी ऑन कर लो। यस मैम। ठीक है, और कोई जो कोई वीडियो ऑन कर सकते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखोगे ना, सुनोगे, मजा आएगा। दो दोस्तों की कहानी है। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही तुम्हारे नामों की तरफ देख लूंगी, मैम है ना? की तुम है मेरे को दीप्ति फोटो, मैम, दीप्ति मैम की है मैम, इनको पिन कर लीजिए अच्छा ऊपर। अच्छा, रुक जाओ मैं देखती हूँ। दीप्ति मैम, दीप्ति, दीप्ति, ओके, कैसे करते हैं पिन? ओके, हाँ मेरे को दिखाई दी, रुको रुको। अरे देखो ना, सारे हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हो, मैं अच्छी नहीं लगती, सारे ही बड़े अच्छे लगते हैं हंसते हुए। अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई है। चलो मैं सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, ठीक है, नए नए दोस्त बने वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ कि एक 30 से 40 की एज का आदमी, ठीक है, वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। जिस रूम में वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए ना, ठीक है, वहां पे एक और ऑलरेडी एडमिट था उस कमरे के अंदर, टोटल दो थे वो। अब जो पहले एडमिट था वो तो ठीक था, वो चल फिर सकता था, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो दूसरे वाला एडमिट था, उसको क्या हुआ कि सिर से नीचे वाले पोर्शन में क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। तो वो सिर्फ बेड पे लेटा लेटा अपना सिर मूवमेंट कर सकते हैं, बाकी उसकी बॉडी काम नहीं कर रही। तो जब भी नर्स आती तो वो अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने बोला कि इससे अच्छा तो मेरे को मार दो, मेरे को इंजेक्शन दे दो, मेरे को खत्म कर दो तुम, ठीक है, मैं नहीं जीना चाहता, मैं जब दुनिया देख नहीं सकता। और वो बहुत परेशान, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया कि भाई ऐसी लाइफ का फायदा ही क्या है, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरी बॉडी चल ही नहीं रही। सपोज करो आप लेटे हुए और आप अपने हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज उठ नहीं रही। मेरी तो आज ना गर्दन में दर्द है, तो मैं इसकी वजह से ही बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। तो वो पूरी बॉडी है ना, किसी की ना उठे तो वो कितना परेशान होगा। तो उसका दोस्त क्या करता, उस कमरे में ना एक खिड़की थी, हॉस्पिटल वाले कमरे में। तो उसका दोस्त, सुनिए ये आपने, हाँ, तो उसका दोस्त क्या करता कि वो खिड़की से बाहर ना देखता और उसको बताता कि देखो खिड़की के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, है ना, आइसक्रीम वाला आया हुआ है, बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे को ये आइसक्रीम लेनी है, वो लेनी है, चहल पहल है, लेडीज और जेंट्स ना ऐसे घूम रहे हैं। और वहां पे जो सूरज की रोशनी है, शाम ढलते हुए, नदी है वहां पे, नदी में परछाई दिख रही है, सूरज की लालिमा छाई हुई है। वो उसको हर रोज ऐसे बताता कि बाहर क्या हो रहा है। तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट बनने लगा, जो पहले पैरालाइज्ड था, उसके अंदर बड़ी इच्छा होने लगी कि भाई हाँ मेरे को अब सुनना है आगे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। थोड़ा सा वो उसकी आवाज से सब चीजें वो देखने लगा। जैसे महाभारत के अंदर हुआ था ना कि संजय जी सुना रहे थे उनको सब, वो देख नहीं सकते थे, ऐसे ही वो उठ नहीं सकते थे, लेकिन उनका दोस्त जो था वो चल फिर सकता था, वो खिड़की पे आकर उनको सब चीजें सुनाता। तो भाई एक वो ना बड़ा एक्साइटेड होता, वो हर रोज सुबह रात को ये सोच के सोता कि हाँ अब मैं सुबह उठूंगा और मेरा दोस्त मेरे को बताएगा कि बाहर क्या हो रहा है। तो अगले दिन वो उठा सुबह, देखता है तो उसके बिस्तर पे उसका दोस्त नहीं है। तो वो नर्स से पूछता है कि नर्स क्या हुआ, मेरा दोस्त डिस्चार्ज हो गया क्या? वो है नहीं। बोले नहीं, उन वो तो एक्सपायर हो गए। बोले एक्सपायर हो गया? मतलब वो बहुत शौक लगा उसको, मतलब वो और ज्यादा डिप्रेस हो गया कि मेरा एक दोस्त था वो एक्सपायर हो गया, और मेरे को पता भी नहीं अब मेरे को कौन स्टोरी सुनाएगा, मतलब कौन बताएगा बाहर क्या हो रहा है। वो अपनी लाइफ से और ज्यादा नेगेटिव में चला गया कि उसकी एक होप थी, एक उम्मीद थी जो उसको जिंदा रखे हुई थी, उसका दोस्त उसको जिंदा रखता था, उसके अंदर रोज एक चाह उत्पन्न कर दी थी सुबह उठने की, कि सुबह उठूंगा और कुछ सुनने को मिलेगा। फिर बोले कि क्या हुआ उनको, तो नर्स ने बोला कि उनके पास समय बहुत कम था, कैंसर उनकी बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका था, बट टाइम कम था इसलिए वो नहीं रहे अब। तो बोला कि मेरे दोस्त ने कभी मेरे को ये बात बताई ही नहीं, वो तो हमेशा से ही खुश रहता, बड़ा रोज एक उत्साह के साथ उठता और मेरे को भी सुनाता स्टोरी। तो भाई जैसे जैसे दिन जाते रहे ना, वो ज्यादा परेशान होता रहा, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद आती रही
कि अब तो मेरे को खुद उठ के ना बाहर देखना है, मेरे को देखना है खिड़की से बाहर क्या हो रहा है। उसने बहुत कोशिश की, उसने अपने हाथ पैर मारे, गिरा वो बेड से गिरने के बाद उसने चलने की कोशिश की, घिसरते हुए जैसे बच्चे नहीं चलते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए वो बड़ी मुश्किल से खिड़की तक आया। खिड़की तक आते ही वो खड़ा हो गया, जो पैरालाइज था। उसके अंदर इतनी ज्यादा इच्छा हुई एकदम से बाहर को देखने की कि बाहर है क्या हो रहा है, मेरे को देखना है अपने आप से। तो जैसे ही वो बाहर की तरफ देखने के लिए खड़ा हुआ खिड़की से, तो उसने क्या देखा कि खिड़की के बाहर ना अंधेरा है, काली दीवार, सिर्फ दीवार है एक जिसमें बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। तो उसने नर्स को बोला कि यहाँ पे तो बड़ा अच्छा व्यू दिखता था और आपने यहाँ पे दीवार क्यों बना दी। ठीक है, तो नर्स बोले कि मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में ना 6 साल से काम कर रही हूँ और तब से ये दीवार एज इट इज है यहाँ पे। तो बोले मेरा दोस्त फिर मेरे को कैसे बताता था कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोले कि सर इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपके दोस्त का इतना मेरे को समझ आता है कि उसने आपको अपने जीवन को जीने की चाह बनाने के लिए आपको शायद ये चीजें बताई, जिससे आपके अंदर एक क्या है मोटिवेशन आए और आप उठ खड़े हो, देख पाए कि क्या चल रहा है। इसके अंदर आपके अंदर एक जीने की इच्छा उत्पन्न हुई कि हम मेरे को बाहर देखना कि क्या हुआ। तो फिर उसको समझ आया, फिर उसने जब देखा ना कि मैं खड़ा हूँ, खड़ा होके सब चीजें सोच रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने, उसको कुछ नहीं दिखता था लेकिन सिर्फ उसको ये बात पता थी कि मेरे अंदर अभी भी उम्मीद है जीने की और मैं कर सकता हूँ। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या निकल के आता है, मेरे को बताओ। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। हाँ जी, और जहाँ चाह बिल्कुल वहाँ कभी भी जहाँ होप चाह हमको वहाँ राह। होप नहीं खोनी चाहिए, कभी भी हमेशा पॉजिटिव बिल्कुल, रहना चाहिए। मेरे को मैं आपको एक बात बताती हूँ। घर में क्या होता है, अगर मम्मी को ये बोल देंगे ना कि मम्मी ये लो दवाई सिर दर्द की है, और वो शायद दवाई सिर दर्द की भी ना हो, ठीक है, वैसी कोई मिट्टी गोली बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाता है क्योंकि उनके अंदर ये फीलिंग आ गई कि ये दवाई मेरे को ठीक कर देगी, है ना। ये अब इसको आगे आप रिसर्च में पढ़ोगे। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, ये प्लेसिबो रिसर्च इफेक्ट के, कहते हैं मैम इसको। हाँ हाँ